हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईएफएस केमिस्ट्री। आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएफएस केमिस्ट्री पे आप सभी का मैं संयम सिक्का का स्वागत करता हूं। जल्दी से आते जाइए, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 7। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन। थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 7, राइट? लेक्चर नंबर 7 थर्मोडायनामिक्स का। जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। बस हम शुरू करते हैं, ठीक है। जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। शुरू करते हैं बस हम। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से आते जाइए, कनेक्ट करते जाइए। शुरू कर रहे हैं बस हम, ठीक है। आज का है हमारा थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको फेवरेट भी है, आप सभी को पसंद भी आता है और जहां से हमेशा क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। दैट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। आपके दो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस बचते हैं, आई नो दैट, ठीक है। रियल गैसेस वाले, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन फॉर द रियल गैस एंड रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द रियल गैस। गुड इवनिंग एवरीवन। उनको भी कराऊंगा, लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए और थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट भी है, इसलिए उनको मैं बाद में कराऊंगा। अभी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शुरू करते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। बस जल्दी से कनेक्ट करते जाइए, शुरू करते हैं। तो आज का हम इंपॉर्टेंट लेक्चर करने वाले हैं, दैट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो आज के लिए मैं बता दूं कि आज का जो लेक्चर है आपका, ये आपका 1 आवर का लेक्चर रहेगा, ठीक है। आज का हम लेक्चर 1 आवर का ही रखेंगे क्योंकि कुछ काम है, ठीक है। तो 1 आवर का लेक्चर रखेंगे, ठीक है। 1 आवर का लेक्चर रहेगा, कॉन्टेस्ट इसका होगा जो कि आपको देना ही देना है, ठीक है। कॉन्टेस्ट होगा और 1 आवर का ये आज का हमारा लेक्चर होगा और कल का कॉन्टेस्ट, आज का कॉन्टेस्ट मैं एक साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। सर गेट 2022 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो गया क्या? हाँ अभिषेक, हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। मार्च में ही 5 मार्च से हमारा उल्टा बैच स्टार्ट हो चुका था गेट के लिए। जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। बस शुरू करते हैं, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सर नेट पे कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा, अमन कुमार, अच्छा ओके। मैंने बोला तो था इनको, लेकिन इन लोगों ने उसको क्लोन नहीं करा होगा। कोई बात नहीं, मैं आज जाकर बोल दूंगा कि नेट में भी क्लोन कराओ टेस्ट को, ठीक है। तो वहां पे भी डल जाएंगे, ठीक है। चलो तो फिर ये है हमारे जो कल का लेक्चर हुआ था, लेक्चर नंबर 6, उसके कॉन्टेस्ट के विनर्स। लेक्चर नंबर 6 के कॉन्टेस्ट के विनर्स। फर्स्ट रैंक पर अब की बार पहली बार कोई नया कैंडिडेट आया है, प्रीतम बरुआ। बहुत बढ़िया इन्होंने परफॉर्मेंस किया, सारे के सारे क्वेश्चन इनके सही थे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन इनके सही थे। यस अभिषेक, यू कैन ज्वाइन द बैच फ्रॉम नाउ, कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। आप कर सकते हो बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेट 2021 का क्या चाहिए आपको, क्या पूछना है बताइए, ठीक है। सेकंड रैंक पर है श्रुति एंड थर्ड रैंक पर अगेन खुशबू। सो कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल 3 ऑफ यू, ठीक है। आप तीनों को मिलेगा हमारा फ्री आईआईटी जैम की टेस्ट सीरीज और उसके अलावा आपको खेलने का मौका मिलेगा, ठीक है। आपको खेलने का मौका मिलेगा हमारा मेगा कॉन्टेस्ट, ठीक है। जल्दी से कनेक्ट करते जाओ, लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को। बस शुरू करते हैं, ठीक है। आज का थर्मोडायनामिक्स का खेला, जहां पर आज हम करने वाले हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कैसे सोल्व करना है, क्या कुछ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी मैं लेकर आया हूं, वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो कॉन्टेस्ट में आ गया है, वो कॉन्टेस्ट में मैंने डाल दिए हैं और उसका डिस्कशन हम कल ले लेंगे, ठीक है, राइट। उसका डिस्कशन हम कल ले लेंगे, ठीक है। नेट 2021 का बैच भी चल रहा है, दीपमाला एंड टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, राइट। आप 9172266888 पर कॉल कर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यस यू कैन डेफिनेटली गेट अ गुड रैंक, व्हाई नॉट। आप अच्छे से अभी से पढ़ना शुरू करो, जब जागो कोई दिक्कत नहीं है, तब बढ़िया, ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल आराम से। सर रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए डीपी बाई डीवी माइनस पी बाई वी कैसे आएगा, कैसे होगा? अरे आप उसको सॉल्व करो ना आराम से, पीवी इज इक्वल्स टू आर टी, बस उसमें तो वही लगे क्या हो जाएगा, उसमें तो और भी कुछ नहीं करना हमने। और कैन वी क्वालिफाई द गेट 2022 इफ स्टडी मटेरियल हैज बीन स्टार्टेड इन अ मंथ ऑफ अप्रैल? यस बिल्कुल अभिषेक, व्हाई नॉट, कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। लोग तो 6 महीने भी पढ़कर आराम से कर लेते हैं, ठीक है। लोग तो 6 महीने भी पढ़कर आराम से गेट पार कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं है। ये सॉल्व नहीं किया है सर, ओके। डीपी बाई डीवी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैंने ग्राफ बनवाया तो था, वहां पर मैंने आपको बताया था माइनस पी बाई वी आएगा,
माइनस पी बाई वी आएगा। चलो कोई बात नहीं, इसको भी देख लेंगे, अभी देख लेंगे, लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। डीपी बाई डीवी माइनस पी बाई वी लास्ट में दिखा दूंगा, सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही टीचिंग होती है, बिल्कुल ऐसे ही लेक्चर्स आपको मिलते हैं वहां पर। जो कंटेंट आपको यहां यूट्यूब पर दिया जा रहा है, सेम कंटेंट सेम इंटेंसिटी के साथ आपको पेड लेक्चर्स के अंदर भी मिलता है। टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं, सब कुछ, सब टेस्ट का, एक एक टेस्ट का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे लेक्चर 6 के कॉन्टेस्ट विनर्स। Congratulations to all three of you. प्रीतम बरुआ, आपको मिलेगी फ्री IIT जैम की टेस्ट सीरीज। आवर टीम विल कॉल यू एंड आप तीनों को खेलने का मौका मिलेगा हमारा मेगा कॉन्टेस्ट, ठीक है, जो कि होगा इस लेक्चर सीरीज के लास्ट में। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, अब, ठीक है। तो जो भी आपकी क्वेरीज हो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर आप ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। हर लेक्चर के बाद क्वेश्चंस भी मिलेंगे, हाँ बिल्कुल मिलेंगे, वो भी मिलेंगे, डीपीपी मिलती है, प्रोवाइड होती है। आप सारी चीजें आप कॉल कर कॉन्टेक्ट नंबर से आप पूछ सकते हैं। 9172266888 पर कॉल करें और जो भी आपको जानकारी लेनी है आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, और लेक्चर के लास्ट में मैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस डीपी बाई डीवी करवा दूंगा, ठीक है। अभी इधर देखते हैं, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, अब हम बात कर रहे हैं, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की। अब आपको कैमरा भी सही दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिंग्स मैंने सेट करा ली आज, ठीक है। तो बात करेंगे हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। तो पहला क्वेश्चन आता है, ये होता क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता क्या है, राइट? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? लाइक कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हाँ, हो गया ना सॉल्व, हो गया, बिल्कुल इजी था, राइट, है ना, इजी सा था, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम होते क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स और पैरामीटर्स विच आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। कोई भी हमारा सिस्टम है, आइडियल गैस है, सिस्टम है, वो कहां पड़ा है, उसकी पूरी प्रॉपर स्टेट को डिफाइन करने के लिए कि कहां पड़ा है, उसका रोटेशनल मोशंस क्या है, उसका ट्रांसलेशनल के रिगार्डिंग में उसका क्या है, XYZ की वैल्यू, वाइब्रेशंस के रिगार्डिंग वो कहां उसकी स्टेट है, कहां पड़ा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने हमें मिनिमम वेरिएबल्स चाहिए होंगे या मिनिमम हमें पैरामीटर्स चाहिए होंगे किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए, उसकी ट्रांसलेशनल को डिफाइन करने के लिए, उसकी रोटेशनल को, उसकी वाइब्रेशन को डिफाइन करने के लिए हमें मिनिमम जितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे उनको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, उनको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है 3n। डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपका फॉर्मूला होता है निकालने का 3n, where this n is the total number of atoms, where this n is the total number of atoms present in a molecule। जो n होता है वो क्या होता है? total number of atoms present in a molecule। total number of atoms कितने एक molecule के अंदर present होंगे, ठीक है। total number of atoms present in a molecule, ठीक है, ये होता है आपका n, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं मॉलिक्यूल लेता हूं H2। अब इसके अंदर कितने एटम है? 2 एटम्स है, तो इसके आपको कितने टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम लगेंगे? तो इसकी मैं बात करूंगा तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके रिगार्डिंग कितने होंगे? 3n, और n की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम है, n की वैल्यू 2 होगी, सो 3 इंटू में 2, तो इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे, ठीक है। के टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, जो भी वीडियो पर पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मजा, ठीक है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इतने हो जाएंगे। बस n आपका होता है कि कितने आपको नंबर ऑफ एटम्स उस मॉलिक्यूल के अंदर दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2 ले लो, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे? 3, और 3 एटम्स, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, टोटल 3 एटम, ये उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे टोटल 9। तो इसके लिए हमें 9 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, इसकी CO2 की स्टेट को डिफाइन करने के लिए, CO2 की स्टेट को, CO2 की ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन, मोशंस, इन सब को डिफाइन करने के लिए हमें 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स लगेंगे, 9 वेरिएबल्स, 9 पैरामीटर्स लगेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है? अभी आगे सुनो। अब हम बात करें कि ये हमारे मोशन से चीजें होती कितनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होते कितने प्रकार के हैं। तो वैसे तो बात करें हर एनर्जी, हर मोशन के हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, इलेक्ट्रॉनिक भी, ट्रांसलेशनल भी, रोटेशनल भी, वाइब्रेशनल भी।
लेक्चर 6 का कॉन्टेस्ट नहीं मिला, अगर आप CSIR नेट के एस्पायरेंट हो तो आपको नहीं मिला होगा, मैं डलवा दूंगा, मैं भी जाके बात करता हूं, डलवा दूंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। आप ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दो नेट का। अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाता तो मैं ही हूं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाता तो मैं ही हूं। अगर आप कोर्स लोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेरा ही मिलेगा, राइट? ठीक है, उसके अंदर कोर्स के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं ही पढ़ाता हूं। ठीक है, ठीक है। तो हम बात करें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो हमें मिनिमम वेरिएबल्स चाहिए, ये किन किन के लिए डिफाइन होगा? ट्रांसलेशनल के लिए होगा, रोटेशनल के लिए होगा, वाइब्रेशनल के लिए होगा, है ना? क्योंकि ये 3 टाइप के मोशंस रखता है मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल यही 3 टाइप के मोशन रख सकता है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड द वाइब्रेशनल मोशन। एक इलेक्ट्रॉनिक मोशन भी हम कहते हैं, लेकिन उसको हम यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते, आओ वो भी सुन लो। ठीक है, तो उन चीन की, तो अब ट्रांसलेशनल मोशन मॉलिक्यूल कर रहा है, रोटेशन करेगा, वाइब्रेशन करेगा, तो इनके रिस्पेक्टिव इनकी कुछ एनर्जी भी होती है, तो वही सब उस स्टेट को डिफाइन करने के लिए वो कहां प्रेजेंट है, उन स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होते हैं। उन स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होते हैं। तो मेनली तीन टाइप के मोशंस के अंदर, 3 टाइप की एनर्जीज के अंदर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइड होगा। बेसिक्स वीक है तो अभी कंफर्टेबल होगा ना गेट? तो हाँ बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, डोंट वरी डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबल होगा। हम क्या बात कर रहे थे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमें मिनिमम वेरिएबल चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूल ट्रांसलेट कर सकता है, मॉलिक्यूल रोटेट कर सकता है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकता है, तो इनके रिगार्डिंग उनकी एनर्जी भी होगी, जिस वजह से वो अलग अलग कहीं पर भी प्रेजेंट होगा। उनकी उस प्रेजेंट कहां होगा, उस स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए होते हैं, राइट? ठीक है, मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल की वजह से कहां प्रेजेंट है, रोटेशनल की वजह से कौन सी स्टेट है उसकी, वाइब्रेशनल की वजह से कौन सी है। तो इन मोशंस की वजह से उसकी एक पर्टिकुलर स्टेट होगी, इन मोशंस की वजह से उसकी पर्टिकुलर स्टेट होगी, जहां पर उसकी पर्टिकुलर एनर्जी भी होगी इन्हीं मोशंस की वजह से। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्हीं मोशंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्हीं मोशंस के अंदर, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड द वाइब्रेशनल। बोलो, बात समझ में आ रही है? इन 3 मोशंस की वजह से, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशंस, इन 3 मोशंस की वजह से आपका मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर स्टेट पर प्रेजेंट होगा, एक पर्टिकुलर स्टेट पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, ठीक है, ट्रांसलेशनल, रोटेशन, वाइब्रेशन की वजह से, इन 3 मोशन की वजह से आपका मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर स्टेट पे प्रेजेंट होगा, और उस पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। यानी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें चाहिए होंगे वो इन 3 मोशंस के अंदर, इन 3 के अंदर डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही होगी? बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब तो यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होंगे वो स्टेट को डिफाइन करेंगे, और स्टेट जो आती है वो इन 3 मोशंस की वजह से आती है, इन 3 में जाने की पर्टिकुलर एनर्जी की वजह से आती है। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल ट्रांसलेट कर रहा होगा कोई एनर्जी होगी, रोटेट कर रहा होगा एनर्जी होगी, वाइब्रेट कर रहा होगा कोई ना कोई एनर्जी होगी। ठीक है, तो इन 3 के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, क्योंकि इन तीनों की वजह से ही किसी भी मॉलिक्यूल की कोई स्टेट होती है। ठीक है, तो अब बात करूंगा अगर मॉलिक्यूल लीनियर है, और एक बात करेंगे अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल लीनियर होगा तो भी ट्रांसलेशनल के अंदर 3 जाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, नॉन लीनियर होगा तो भी ट्रांसलेशनल में जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल ट्रांसलेट कहां कहां कर सकता है, एक्स में, वाई में और जेड में, राइट? इसके अलावा तो चौथी एक्सिस तो नहीं पढ़ी हमने कहीं कभी, है ना? 3 में ही जाएगा, या तो एक्स में, या वाई में, या जेड में। तो ट्रांसलेशनल में डिफाइन करने के लिए कि मॉलिक्यूल कहां ट्रांसलेट हो रहा है, उसकी ट्रांसलेशनल के रिगार्डिंग क्या स्टेट है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लगेंगे। ट्रांसलेशनल के रिगार्डिंग क्या स्टेट है उसकी, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल एनर्जी के रिगार्डिंग मॉलिक्यूल की क्या स्टेट है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लगेंगे। ठीक है, नॉन लीनियर में भी 3 लगेंगे। अगर मॉलिक्यूल लीनियर है तो रोटेशनल में कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। रोटेशनल में कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल, मान लो ये मेरे हाथ में पेन है, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो मॉलिक्यूल या तो ऐसे रोटेट कर सकता है या फिर ऐसे रोटेट कर सकता है, या तो मान लो मॉलिक्यूल की एक्स एक्सिस है, ये मॉलिक्यूल की एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, इधर देखो, चलो मैं ऐसे दिखाता हूं, मान लो मॉलिक्यूल की एक्स एक्सिस है, मॉलिक्यूल ये है। ठीक है, मॉलिक्यूल आपका ये है, या तो वो ऐसे रोटेट कर सकता है ना, ऐसे रोटेट कर जाएगा, या फिर वो आगे की तरफ में रोटेट कर जाएगा, यहां से बाहर निकलकर, ऐसे यहां से बाहर निकलकर और पीछे की साइड से अंदर जाकर। 3D व्यू, 3D व्यू। ठीक है, तो 3D व्यू में रोटेट कर सकता है, या तो ये 2D में ऐसे हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएगा, या फिर वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन भी मिलेगा, हाँ आई थिंक उसमें वो भी मिलेगा, आप कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर पूछ लेना। ठीक है, तो
मॉलिक्यूल अगर लीनियर है तो उसमें रोटेशनल के उसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम जाएंगे? मॉलिक्यूल की रोटेशन को डिफाइन करने के लिए उसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम जाएंगे? 2। और अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो उसमें 3 जाएंगे। नॉन लीनियर के रिगार्डिंग वो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 3 डायरेक्शन में रोटेट कर पाएगा। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 3 डायरेक्शन में नॉन लीनियर मॉलिक्यूल रोटेट कर पाएगा। तो फिर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की रोटेशनल को डिफाइन करने के लिए हमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लगेंगे, 3 उसमें जाएंगे। अब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने बताए मैंने? 3n। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3 गए ट्रांसलेशनल में, 2 गए रोटेशनल में, यानी 5 तो चले गए। तो वाइब्रेशनल में फिर कितने जाएंगे? टोटल में से 5 घटा दो, जितने भी बचेंगे वो वाइब्रेशनल में चले जाएंगे। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 3n। वो 3n के 3n इन तीनों मोशन में डिफाइन होंगे, क्योंकि इन तीनों मोशन की वजह से ही मॉलिक्यूल की पर्टिकुलर स्टेट है। इन तीनों मोशन की वजह से ही मॉलिक्यूल की पर्टिकुलर स्टेट है। और जहां पर मुझे उसकी स्टेट को डिफाइन करना है, तो टोटल उसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने लगते हैं? 3n। टोटल कितने लगते हैं? 3n। और वो 3n आपके इन 3 मोशंस में डिवाइड होंगे, इन 3 मोशंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिसकी वजह से उसकी वो पर्टिकुलर स्टेट आई है। सर ट्रांजिशन मोशन मतलब स्पेस में मोशन होता है ना? हाँ बिल्कुल, मतलब स्पेस में होता है। ठीक है सर, प्लीज रिपीट द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन। अरे मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल आपका स्पेस के अंदर पड़ा है, ठीक है, मान लो कोई मॉलिक्यूल आपका स्पेस के अंदर पड़ा है, तो वो स्पेस के अंदर एक्स में भी जा सकता है, वाई एक्सिस में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है, तीनों में जा सकता है। तो अब उस स्पेस में उसकी उस स्टेट को डिफाइन करने के लिए, उसके ट्रांसलेशनल मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम लगेंगे? 3 लगेंगे। एक्स में भी, एक वाई के लिए और एक जेड के लिए। कोई भी मॉलिक्यूल स्पेस में अगर कहीं पर भी प्रेजेंट है तो उसके ट्रांसलेशनल मोशन को डिफाइन करने के लिए कितने लगेंगे? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम लगेंगे। तो 3 आपके हो जाएंगे ट्रांसलेशनल में, ठीक है। रोटेशनल में 2 और 3 हो जाएंगे, वाइब्रेशनल में बाकी बचे हुए सारे आ जाएंगे। तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3 और 2 तो इधर चले गए, 3 चले गए ट्रांसलेशनल में, 2 चले गए रोटेशनल में, तो वाइब्रेशनल में कितने आ गए? 3n-5। नॉन लीनियर के लिए वो क्या हो जाएगा? 3n-6। अब ठीक है, अब हमें पता है मॉलिक्यूल के पास कौन कौन सी ट्रांजिशन होती है। कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके पास कौन कौन सी ट्रांजिशन होती है? या तो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन, और एक और होती है इलेक्ट्रॉनिक। मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन भी तो ट्रांजिशन कर सकते हैं, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, है ना, जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ते हैं, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी होती है, लेकिन उसके रिगार्डिंग फिर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो नहीं एग्जिस्ट करते, वो हम नहीं पढ़ते। इलेक्ट्रॉनिक डिग्री ऑफ फ्रीडम डजंट एग्जिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिग्री ऑफ फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि उनके रिगार्डिंग में मोशन अपने आप मॉलिक्यूल में नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? इलेक्ट्रॉनिक डिग्री ऑफ फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज डेल्टा ई जो इलेक्ट्रॉनिक के लिए चाहिए होती है वो बहुत ज्यादा होती है मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी से। मॉलिक्यूल के पास जो थर्मल एनर्जी है उसको हम केबीटी से लिखते हैं, तो मॉलिक्यूल की थर्मल एनर्जी जो उसके खुद के पास है वो बहुत कम होती है, जिस वजह, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जो हमें एनर्जी गैप होता है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्टेट में भेजने के लिए जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा होता है, जो मॉलिक्यूल अपने आप नहीं कर पाता, इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो पाते, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं कर पाता। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पढ़ते, क्योंकि जब वो हो ही नहीं रहा है, मॉलिक्यूल रोटेट तो कर पा रहे हैं अपने आप, मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी कर पा रहे हैं अपने आप, मॉलिक्यूल ट्रांसलेट भी कर पा रहे हैं अपने आप, गैस मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स हवा में घूम रहे हैं, वो ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, रोटेट कर पा रहे हैं, वाइब्रेट कर पा रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे, अपने आप नहीं कर पा रहे। जो उनकी खुद की थर्मल एनर्जी है, दैट इज केबीटी, उसकी वजह से मॉलिक्यूल अपने आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं पढ़ते। सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम हम 3 पढ़ते हैं, सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम हम 3 पढ़ते हैं, दैट इज द ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड द वाइब्रेशनल। काम आसान हो गया। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक मोशन के रिगार्डिंग, एक ट्रांजिशन के रिगार्डिंग, एक मोशन के रिगार्डिंग हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ना ही नहीं है, एक के रिगार्डिंग हमें पढ़ना ही नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है? एक के रिगार्डिंग हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस 3 के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? अंडरस्टूड? क्रिस्टल क्लियर? बता दीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को। इतने कम लोग आते हैं, मजा नहीं आता मुझे भी,
ठीक है, जल्दी से बताओ, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ू? ठीक है, आज का लेक्चर हमारा 1 आवर का ही होगा क्योंकि कुछ काम है। ठीक है, तो 1 आवर का ही लेक्चर हो पाएगा। जल्दी से बताओ मुझे, समझ में आया? इस टॉपिक को आज खत्म कर जाएंगे हम। जल्दी से बता दो, समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब चलते हम आगे। अब बात करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या कोई ऐसा भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कोई ऐसे भी मोशंस है डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हो? हाँ है, हाँ है। वो कौन से होते हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। मतलब क्यों? क्योंकि हमें पता है यार, जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्टेट्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक के अंदर बहुत ज्यादा गैप होता है। मान लो ये 1, ये 2 और ये 1 फर्स्ट स्टेट, ये सेकंड स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर बहुत ज्यादा गैप होता है। उसके बाद गैप आता है हमारा वाइब्रेशंस का, फिर आता है हमारा रोटेशनल्स का और ट्रांसलेशनल्स का। ऐसा कुछ गैप रहता है। तो वाइब्रेशनल वाली, ये मान लो ये वाइब्रेशनल की है, ये वाइब्रेशनल की है। ठीक है, तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के अंदर, ये वाइब्रेशनल वाली मान लो, इनके अंदर भी गैप अच्छा खासा होता है, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। हाँ, CO2 का बताएंगे, आएंगे एग्जाम्पल पे आएंगे। सबर रखो जरा, रुको जरा, सबर करो, सब पर आएंगे, सब बताऊंगा। एग्जाम्पल क्या, मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी करा कर जाऊंगा कि तुम हिल जाओगे। रुको जरा, ठीक है, टेस्ट कॉन्टेस्ट देकर देखना पता लगे। ठीक है, ठीक है, सब पर आएंगे। तो समझते तो चलो पहले बेसिक से अच्छे से उस चीज को, है क्या कहानी उसकी। ठीक है, तो वाइब्रेशनल जो ट्रांजिशन होता है इसमें भी एनर्जी गैप ज्यादा होता है, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में तो भैया बहुत ज्यादा होता है, तुम टेम्परेचर भी कितना, उसमें टेम्परेचर पर भी उनके कोई असर नहीं होता अपन। लेकिन हम ज्यादा टेम्परेचर खुद से देंगे तो अलग बात है, लेकिन मोलिक्यूल का उनपे टेम्परेचर का खास असर नहीं होता, उनकी थर्मल एनर्जी इतनी खास नहीं होती। सो वाइब्रेशनल वाले जो होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपका डेल्टा ई वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस, अगर आपका केबीटी के इक्वल आता है, तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होंगे, तो आपके वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होंगे और ये आपका रहेगा, तो आपके वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होंगे, और ये आपका रहता है फिर रूम टेम्परेचर पे नॉर्मली। अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर मोलिक्यूल का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देते हो तो केबीटी फिर ज्यादा हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा दोगे तो आपका फिर केबीटी जो होता है वो डेल्टा ई वाइब्रेशन से ज्यादा हो जाता है, और ये हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। यानी हम ये कह सकते हैं, कभी भी अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने पड़े, या फिर उसने हमसे हीट कैपेसिटी पूछ ली, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से हम हीट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अगर कभी भी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने पड़े या फिर उसने हमसे हीट कैपेसिटी पूछ ली, और अगर टेम्परेचर हाई मेंशन करके दे तो वाइब्रेशनल वालों को लेकर चलना है, तब वाइब्रेशनल का कंट्रीब्यूशन आएगा, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन पॉसिबल होगी, तो हमें मॉलिक्यूल की स्टेट को डिफाइन करने के लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का भी कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। अगर टेम्परेचर लो बोलेगा, अगर वो क्वेश्चन के अंदर पेपर में लिख कर दे दे, गुड इवनिंग एवरीवन, अगर वो पेपर के अंदर क्वेश्चन में लिख कर दे दे कि भैया टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर कम है, तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन नहीं पॉसिबल होगी, फिर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर मत कीजिएगा। फिर वाइब्रेशनल के बिना आंसर निकालना, फिर वाइब्रेशनल के बिना आंसर बताना। लेकिन अगर वो कह दे कि भैया हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर होगा तो ट्रांजिशन थोड़ी सी होगी, अगर उसको टेम्परेचर बढ़ा दिया होगा मॉलिक्यूल का तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी पॉसिबल होगी, मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी कर सकता होगा, तो हमें उसके रिगार्डिंग भी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना रहेगा। ठीक है, पढ़ेंगे रियल गैस के 2 प्रोसेस भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, रियल गैस के 2 प्रोसेस भी पढ़ेंगे, तो ये कंसीडर कर लेना। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल कंसीडर होगा, लेकिन लो टेम्परेचर मेंशन करके दे तो नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती होगी। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट इसके रिगार्डिंग में और यहां लिख लो, दैट नोट करके यहां पे लिख लो, दैट केबीटी शुड बी, जो मैं बात बोल रहा हूं उसका क्रम, दैट केबीटी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा ई, केबीटी शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा ई for any degree of freedom to be exist, for any degree of freedom to be exist.
KBT की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, KBT की वैल्यू उसके डेल्टा ई से ज्यादा होनी चाहिए किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम को एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम तभी एग्जिस्ट करेगा जब KBT की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में उसके डेल्टा ई से ज्यादा होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इधर देखो अब बात करते हैं हम। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि ट्रांसलेशनल मोशन होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन करना है, रोटेशनल के लिए भी करना है, वाइब्रेशनल के लिए टेम्परेचर का खेला देखते हुए करना है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल कहीं पर प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल स्पेस के अंदर कहीं पर भी प्रेजेंट है। ठीक है, ऊपर है, नीचे है, कहीं पर भी है, तो उसके रिस्पेक्ट में उसकी कुछ एनर्जी भी है, उसके रिस्पेक्ट में उसकी कुछ एनर्जी भी है, और ये एनर्जी आएगी कहां से? इनके मोशंस की वजह से। ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, एनर्जी है तभी तो हो रहा है। मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, उसके पास खुद के पास एनर्जी है तभी तो कर रहा है। मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, उसके पास खुद के पास एनर्जी है तभी मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है। राइट, मॉलिक्यूल ट्रांजिशन कर रहा है, मॉलिक्यूल ट्रांजिशन कर रहा है, उसके पास खुद के पास एनर्जी है तभी वो ट्रांजिशन कर पा रहा है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यानी मॉलिक्यूल के पास अगर ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशंस है, मॉलिक्यूल के पास ट्रांसलेशनल, रोटेशन, वाइब्रेशंस है, तो वो कंट्रीब्यूट करेगा एनर्जी में, है ना। 1 सेकेंड, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के पास क्या है, स्पेस में है मॉलिक्यूल, उसका ट्रांसलेशन भी पॉसिबल है, ट्रांसलेशन कर रहा है, उसके पास खुद के पास एनर्जी है। यानी ये सारे के सारे मोशन, चाहे ट्रांसलेशनल हो, चाहे रोटेशनल हो, चाहे वाइब्रेशनल हो, ये सारे के सारे जो ट्रांजिशन है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन, ये सारे के सारे क्या करेंगे, आपकी एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेंगे। मॉलिक्यूल स्पेस के अंदर ट्रांसलेट कर पा रहा है, वो एनर्जी में कंट्रीब्यूट होगा उसका कुछ, मतलब उसके पास एनर्जी है मॉलिक्यूल के पास, तभी वो ट्रांसलेट कर पा रहा है, यानी ट्रांसलेशनल का एनर्जी में कंट्रीब्यूशन है, रोटेशन का भी एनर्जी में कंट्रीब्यूशन है, और वाइब्रेशन का भी एनर्जी में कंट्रीब्यूशन है। कितना कितना कंट्रीब्यूशन होता है इन सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम का, वो कैसे निकलेगा, वो इस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से निकलता है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बताता है कि कितना कितना ट्रांजिशन किसका पॉसिबल है। क्या कहता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? ये कहता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपका कहता है दैट एनर्जी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ आर टी पर मोल, हाफ आर टी पर मोल, और हाफ के टी पर मॉलिक्यूल, हाफ के टी पर मॉलिक्यूल फॉर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल के लिए, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन के लिए आपके कितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन और रोटेशन में आए, उनका हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ आर टी पर मोल और हाफ के टी पर मॉलिक्यूल एनर्जी के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। और ये कौन सी एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल के पास खुद के पास जो एनर्जी है, उस वजह से ट्रांसलेट कर पा रहा है, उस वजह से रोटेट कर पा रहा है, उस वजह से वाइब्रेट कर पा रहा है। यानी ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कंट्रीब्यूट करेंगे, ये किस में कंट्रीब्यूट करेंगे, मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी में, यानी इंटरनल एनर्जी में। राइट, इंटरनल एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन का हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ आर टी पर मोल और हाफ के टी पर मॉलिक्यूल इंटरनल एनर्जी यू में कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, हाफ आर टी पर मोल हुआ, के टी पर मॉलिक्यूल हुआ, ये तो समझ में आता होगा। आर बाई एन ए गैसियस स्टेट के अंदर हम पढ़ते हैं, उसको एवोगैड्रो नंबर से, आर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो वो आपका पर मॉलिक्यूल आ जाता है, वो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बन जाता है। सही है। अगर हम बात करेंगे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की, फॉर द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, फॉर द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल के लिए, वाइब्रेशन मोशन के लिए, वाइब्रेशनल मोशन को मान लो चलो, for the vibrational motion each degree of freedom contributes vibrational के लिए each degree of freedom कितना contribute करता है, कितना ये करता है RT पर मोल और KT पर मॉलिक्यूल, RT पर मोल और KT पर मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट
करता है। इनकी पूरी डेरिवेशन होती है, इनकी पूरी डेरिवेशन होती है, जिसके बाद उनका ये इतना इतना कंट्रीब्यूट निकल कर आता है। और इसकी डेरिवेशन बहुत लंबी है, कोई नहीं पढ़ता ना कोई पढ़ाता, ठीक है, क्योंकि कोई काम की नहीं है। बस काम का सीधा याद रखना है कि ट्रांसलेशनल और रोटेशन मोशन होगा, उनमें जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे वो इंटरनल एनर्जी के अंदर हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ RT पर मोल और हाफ KT पर मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट करेगा। और वाइब्रेशनल मोशन का हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम RT पर मोल और KT पर मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट करेगा। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर सभी को? लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी सबको समझ में आ गया? क्लियर सभी को? बता दो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बता दो, जल्दी से बता दो। लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को। आप पहली बार देख रहे हैं, लाइक का बटन, शेयर का बटन नीचे से दबा दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब द चैनल। और जल्दी से बता दो मुझे अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है इजी कॉन्सेप्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इजी कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझने वाला होता है कि मॉलिक्यूल स्टेट के कोई स्टेट डिफाइन करनी है, ट्रांसलेशन हो सकता है, रोटेशन हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, उसके रिगार्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो अब बस हम चलते हैं फिर एग्जाम्पल्स पर। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल्स पर और फटाफट एग्जाम्पल्स को करते हैं कवर। ठीक है, ठीक है, आ जाओ फिर। तो अब सबसे पहले लेते हैं, मान लो हमको ये एक मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, लेट से मान लो मैंने ले ली हीलियम गैस, मान लो मैं ले ली हीलियम गैस। ठीक है, मान लो मैं ले ली हीलियम गैस, कोई भी एक सिंपल मान लो यार। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, एक ही एटम है, n इज इक्वल्स टू 1, एक ही एटम है, तो टोटल इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, इसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 3n, यानी 3 इंटू में 1 यानी 3 हो जाएंगे। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके रिस्पेक्ट में कितने हो जाएंगे, 3। अब ये तीनों के तीनों सबसे पहले कहां जाएंगे, He मॉलिक्यूल, अगर आपका He गैस, आपका एक मॉलिक्यूल He का, हीलियम का, अगर स्पेस में प्रेजेंट है तो वो क्या कर सकता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल तो कोई रोटेट भी नहीं मानेगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन का भी कोई मतलब नहीं। मॉलिक्यूल दो होंगे तब तो कुछ वाइब्रेट करेंगे, तब तो वो कुछ वाइब्रेट करेंगे। एक सिंगल मॉलिक्यूल का तुम क्या वाइब्रेशन मानोगे, या सिंगल मॉलिक्यूल की क्या रोटेशन। अगर ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल रोटेट करेगा वो तो स्पिन है, मॉलिक्यूल रोटेट तो कर ही नहीं रहा है ना। तो मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, सिर्फ ट्रांसलेशन कर सकता है, सिर्फ ट्रांसलेट कर सकता है एक्स, वाई एंड जेड के अंदर। अगर ये कोई डॉट जितना सिंगल मॉलिक्यूल है, इसकी क्या रोटेशन और क्या वाइब्रेशन, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कर पाएगा, एक्स में चला जाए, वाई में चला जाए, या फिर फ्रंट में आ जाए, जेड में चला जाए, राइट। तो ये जो तीनों के तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके आए हैं, ये तीनों के तीनों कहां जाएंगे, तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल मोशन में जाएंगे, तीनों के तीनों ट्रांसलेशन में जाएंगे, तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल मोशन में जाएंगे, तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेंगे, तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल बनेंगे। तो अब अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूंगा तो मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ट्रांसलेशन में कितने आए, 3 आए, ट्रांसलेशन में कितने आए, 3 आए, तो मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी क्या बनेगी, इन 3 ट्रांसलेशनल की वजह से, सिर्फ इन 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से सिर्फ, है ना। तो हमने पढ़ा कि ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर या ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ RT पर मोल करता है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ RT पर मोल करता है। लेकिन यहां पर 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 3 इंटू में हाफ RT। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 3/2RT। क्लियर है? इतना क्लियर सभी को, इतना क्लियर सभी को। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 3/2RT। इंटरनल एनर्जी हो जाएगी 3/2RT। अब अगर मुझे मॉलिक्यूल की हीट कैपेसिटी निकालनी हो, सिंगल गैस मॉलिक्यूल की, अगर मुझे इस सिंगल गैस मॉलिक्यूल की, अगर मुझे, बोलो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, बता दो मुझे, आगे चल रहा हूं मैं। ठीक है, अगर इस सिंगल मॉलिक्यूल की मुझे हीट कैपेसिटी निकालनी हो तो कौन सी निकाल सकता हूं मैं, CV, क्योंकि CV का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है, del U by del T एट कांस्टेंट V। CV का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है, del U by del T एट कांस्टेंट V, del U by del T एट कांस्टेंट V। इसका टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव लेना है बस U का,
यू को हमने क्या करना है, टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव लेना है, तो लो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल टी ऑफ 3/2 RT, डेल बाई डेल टी ऑफ 3/2 RT, टेम्परेचर से टेम्परेचर कट, CV की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 R, CV की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2 R। यहां तक सभी को क्लियर होगा, यहां तक सभी को क्लियर होगा, राइट, यहां तक सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी इधर देखो CV की वैल्यू कितनी आई सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, CV की वैल्यू कितनी आई सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, तो CV की वैल्यू आई सिंगल मॉलिक्यूल के लिए 3/2 R। अगर अब मुझे, ठीक है, इसको मैं आइडियल गैस मान के चलूंगा, आइडियल गैस मान के चलूंगा, इसको मैं आइडियल गैस मान के चलूंगा, जो मोनोएटॉमिक गैस है उस मोनोएटॉमिक गैस को हम आइडियल गैस मान के चलेंगे, तो हमें पता है कि क्या होता है फिर आइडियल गैस के लिए, Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R। एक मोल मान के चलो, एक मोल मान के चलो कि 1 मोल आइडियल गैस है, 1 मोल आइडियल गैस है, 1 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है। जो हम केस पढ़ रहे हैं मान लो वो है आपका 1 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, 1 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, 1 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, Cp माइनस CV की वैल्यू R, Cp माइनस CV की वैल्यू R, तो Cp की वैल्यू क्या हो जाएगी, Cp की वैल्यू क्या हो जाएगी CV प्लस R, CV प्लस R, CV की वैल्यू क्या 3/2 R, ये प्लस R, तो ये आ जाएगा आपका कितना 5/2 R, ये आपका कितना आ जाएगा 5/2 R, ये आपका आ जाएगा 5/2 R, ये आपका आ जाएगा 5/2 R, ये आपका आ जाएगा 5/2 R। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप गामा भी निकाल सकते हो, गामा की वैल्यू क्या होती है Cp/CV, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/2 R डिवाइडेड बाई 3/2 R, तो ये आपका कट के आ जाएगा 5/3, 5/3 और 5/3, फिर आपका ये कितना हो जाएगा 5/3 कितना हो जाएगा, Cp की वैल्यू 5/2 R, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ये आपका आ जाएगा 5/3 R जो होता है 1.66, जो होता है 1.66, राइट, जो होता है 1.66। तो इस तरीके से आप मोनोएटॉमिक का निकाल सकते हो, ऐसे ही आप डाइएटॉमिक का निकाल सकते हो, ऐसे ही आप लीनियर का निकाल सकते हो किसी का भी, ऐसे ही आप नॉन लीनियर का भी निकाल सकते हो। आपको आगे वाइब्रेशन कंसीडर करना पड़ेगा, सब कुछ कंसीडर करके चलना पड़ेगा। बोलो इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात समझ में आती है, इतनी बात सभी को क्लियर, इतनी बात सभी को क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर, इतनी बात सबको क्लियर, तो हम आगे चलें, इतनी बात सभी को क्लियर, तो हम आगे चलें, ठीक है। एक सेकंड रुकिए जरा, आता हूं मैं। ठीक है, क्लियर सभी को, क्लियर सभी को, राइट, ओके ओके। हाँ, ओनली फर्स्ट विनर को ही मिलेगा, ओनली फर्स्ट विनर को टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है, ओनली फर्स्ट विनर, ठीक है, क्लियर। चलो इधर देखो, इधर देखो, ठीक है, तो आपको ये मोनोएटॉमिक का क्लियर। अब हम एग्जांपल लेते हैं डाइएटॉमिक का, आ जाइए एग्जांपल लेते हैं हम डाइएटॉमिक का। मान लो सिंपल चीजें कहानी है यार, अब तो वही कहानी बस करनी है, आराम से कर लोगे, मैं एक दो एग्जांपल समझाता हूं, बाकी आप लोग आराम से कर लोगे, ठीक है। मान लो मैं लेता हूं N2 मॉलिक्यूल,
ठीक है, मान लो मैं ले लेता हूं N2 मॉलिक्यूल, सही है, ठीक है, N2 मॉलिक्यूल में ले लेता हूं, तो N2 मॉलिक्यूल के अंदर हमें पता है N2 मॉलिक्यूल के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 3n है, तो ये टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी 3 इंटू में 2, टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। अब मान लो अगर मैं कहता हूं कि हमने इसका लेना है हाई टेम्परेचर, मान लो मैं कहता हूं कि हमने इसको लेना है हाई टेम्परेचर पर लेना है, यानी हम इसमें वाइब्रेशनल वालों को लेकर चलेंगे, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेकर चलेंगे, ठीक है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लेकर चलेंगे, ठीक है, वाइब्रेशनल को हम लेकर चलेंगे, ठीक है, तो अगर वाइब्रेशनल को लेकर चलेंगे टोटल 6 है। N2 मॉलिक्यूल कैसा होता है शेप के अंदर, लीनियर, ऐसा होता है शेप के अंदर, N2 मॉलिक्यूल कैसा होता है, लीनियर, और कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल तो हमें पता है ऑलरेडी लीनियर होगा, कोई भी डायटोमिक मॉलिक्यूल तो डेफिनेटली लीनियर ही होगा, राइट, है ना, तो वाइब्रेशनल कंसीडर करके चलना है, तो इसकी ट्रांसलेशनल भी कितने आ जाएंगे 3, रोटेशनल भी कितने आ जाएंगे 2, और 3 में 3 2 5 हो गए, टोटल 6 थे, तो वाइब्रेशनल भी कितना होएगा 3n-5, यानी 6-5 वाइब्रेशनल में आ जाएगा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल में आ जाएगा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। बस अब आप इसकी इंटरनल एनर्जी निकाल लो, ट्रांसलेशन वाला कितना कंट्रीब्यूट करते रहे, हाफ आर टी, टोटल यहां पर 3 है इसके, प्लस में रोटेशन वाले कितना कंट्रीब्यूट करते थे, वो भी हाफ आर टी करते थे, ये हो जाएगा, ठीक है, वाइब्रेशन वाले कितना करते थे आर टी, वाइब्रेशन वाले कितना करते थे आर टी करते थे, ये आ जाएगी आपकी इंटरनल एनर्जी, ठीक है, निकाल लो कितनी हो जाएगी, ये 3/2 आर टी, ये 2 से 2 कट जाएगा और वो हो जाएगा 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 आर टी प्लस में 2 आर टी, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 4 प्लस 3, एलसीएम ले लेना, ये हो जाएगा आपका 7/2 आर टी, ये हो जाएगा आपका 7/2 आर टी, राइट, इंटरनल एनर्जी आपकी आ जाएगी 7/2 आर टी, इंटरनल एनर्जी 7/2 आर टी आ जाएगी, ठीक है, डायटोमिक के लिए इंटरनल एनर्जी आ गई 7/2 आर टी, तो आप सीवी की वैल्यू निकाल सकते हो, सीवी की वैल्यू निकालने के क्या करना है, टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव, यानी सीधा टेम्परेचर हटेगा, तो सीवी की वैल्यू 7/2 आर हो जाएगी, सीपी की वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगी, सीवी प्लस आर, यानी 7/2 आर प्लस आर, तो ये हो जाएगा 9/2 आर, खत्म करना वही कहानी, गामा की वैल्यू CP/CV, सोल्व करोगे आ जाएगा 9/7, इस तरीके से आप करते चल सकते हो। अगर इसी डायटोमिक मॉलिक्यूल N2 के अंदर मान लो, अब मैं कहता हूं इसको लो टेम्परेचर पे लेना है, अगर मान लो मैं कहता हूं इसको लो टेम्परेचर पे लेना है, यानी वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं करना, सिंपल कहानी है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n, यानी 6, 3 इंटू 2 6, तो अगर वाइब्रेशनल लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल कंसीडर नहीं होंगी, तो आपके क्या हो जाएगा, फिर आपके ट्रांसलेशनल में आ जाएंगे 3, मॉलिक्यूल लीनियर है, रोटेशन में 2 आ जाएंगे, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी 3/2 आर टी प्लस में 2/2 आर टी, क्योंकि इन दोनों में हाफ आर टी का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो आपकी U बन जाएगा 5/2 आर टी, U आ जाएगा 5/2 आर टी, CV आ जाएगा 5/2 आर, CP निकालोगे वो क्या आ जाएगा 5/2 आर प्लस में आर, ये हो जाएगा 7/2 आर, और फिर आप गामा भी निकाल सकते हो इसका, तो गामा क्या हो जाएगा CP/CV, यानी 7/5, बोलो बात समझ में आ गई, बोलो बात समझ में आती है, क्लियर सभी को बात समझ में आती है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक बार वाइब्रेशनल को ना कंसीडर करो, एक बार वाइब्रेशनल को कंसीडर कर लो, सिंपल है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में करा रहा हूं, क्योंकि एक एग्जांपल समझ में आ गया, बाकी तो अपने आप लगते जाएंगे, समझ में आ गया, बता दो मुझे, बाकी तो अपने आप लगते जाएंगे, समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं इसके अंदर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बढ़िया सा, ठीक है, उससे आपको सारा कुछ इसके क्लियर हो जाएंगे, एक एग्जांपल और ले लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है, मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, बस यही करना है, इसी तरीके से वो पेपर के अंदर इन्हीं में घुमा फिरा के पूछता है, लेकिन कैलकुलेट यही करनी चीजें होती हैं, पेपर के अंदर क्वेश्चन घूम कर आएगा, बट कैलकुलेट आपको यही सब चीजें करनी होती हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लेता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया NH3 मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर CO2 ले लूंगा तो CO2 भी हो जाएगा, अब तो लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, CO2 हो जाएगा, लीनियर मॉलिक्यूल है, 3 इसके अंदर एटम्स है, तो टोटल इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n, यानी 3 इंटू में 3
9 हो जाएंगे। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके अंदर कितने हो जाएंगे? 9। एक बार वाइब्रेशन कंसीडर करना, एक बार मत करना, सही है, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बात कर ले तो NH3 की, तो NH3 भी सिंपल है, 3N, इसके पास 4 एटम है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, यानी 3 इंटू में 4, यानी इसके 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, टोटल 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। आओ हाई टेम्परेचर पर केस लेते हैं पहला इसका, हाई टेम्परेचर पर इसका केस लेते हैं पहला। तो हाई टेम्परेचर पर क्या होगा? वाइब्रेशन को कंसीडर करेंगे, वाइब्रेशन को कंसीडर कर कर चलेंगे, और वाइब्रेशन को कंसीडर कर कर चलेंगे तो ट्रांसलेशनल में आ जाएंगे 3। मॉलिक्यूल कैसा है? NH3 नॉन लीनियर पिरामिडल शेप होती है ना, पिरामिडल शेप होती है इसकी, पिरामिडल शेप होती है, नॉन लीनियर है, तो रोटेशनल में इसके 3 जाएंगे। वाइब्रेशन में क्या होगा? 3n-6 यानी 12-6, और 12-6 6 आ जाएगा। इंटरनल एनर्जी निकाल लो, ट्रांसलेशनल में हाफ RT कंट्रीब्यूट होता है, यानी 3/2 RT, प्लस में रोटेशनल में भी 3/2 RT होता है, 3/2 RT, और वाइब्रेशनल में RT होता है, RT ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम RT कंट्रीब्यूट करता है, यानी ये हो जाएगा 6 RT, 3/2 3 बन जाएगा, 3/2 3 बन जाएगा, प्लस 6, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? 9 RT टोटल, 9 RT। आप CV निकाल सकते हो, CV की वैल्यू क्या होगी? 9R। CP की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9R प्लस R, 10R, और गामा क्या निकल जाएगा फिर? CP/CV, यानी 10/9। बोलो बात समझ में आती है? बोलो बात समझ में आती है? वाइब्रेशन को कंसीडर करके चले, सीधी धड़ल्ले से सारी चीजें आराम से होती जाएंगी। U के बाद CV निकालना हो, बस टेम्परेचर हटा दो, डेरिवेटिव ही तो करना है, आराम से हो जाएगा। सर वो एग्जाम में IR एक्टिव वाइब्रेशन पूछता है, जैसे जैम 2019 में CO2 के पूछे थे। हाँ, बिल्कुल पूछता है, IR एक्टिव वाइब्रेशन पूछता है। ठीक है, IR एक्टिव वाइब्रेशन पूछता है यानी जो IR में एक्टिव हो, यानी आपको क्या करना है? जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट चेंज होता हो ना, उस टाइप की वाइब्रेशन के ट्रांजिशंस देखनी है। वो जब आप IR पढ़ते हो तो वहां पे भी अच्छे से क्लैरिफाई करी जाती है। ठीक है, नहीं तो आप इसकी वाइब्रेशन ट्रांजिशन समझ सकते हो। आप कह रहे हैं NH3 के अंदर 6 वाइब्रेशन ट्रांजिशन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां पे बता देता हूं, बाकी डिटेल में तो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो NH3 के अंदर 6 काइंड ऑफ वाइब्रेशन ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, तो 6 काइंड ऑफ वाइब्रेशन है। अब उसमें हमें देखना पड़ेगा जो भी आपकी एसिमेट्रिकल ट्रांजिशंस होंगी। ठीक है, जो भी आपकी एसिमेट्रिकल ट्रांजिशन होगी, जिसमें सिमेट्री नहीं होगी, वो IR एक्टिव होगी, और जो आपकी सिमेट्रिकल वाइब्रेशन ट्रांजिशन होगी, जो सिमेट्रिकल होंगी, वो आपकी रमन एक्टिव होंगी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो, अगर आपका मॉलिक्यूल यहां से भी ऐसे जाए, यहां से भी ऐसे वाइब्रेट हो एक साथ, तो आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, तो वो कंसीडर नहीं होगा, वो आपको देखना पड़ता है। ऐसे एग्जांपल CO2 का लूं, अगर मैं ऐसे एग्जांपल CO2 मॉलिक्यूल का अगर लूं, मान लो ये इस तरीके का वाइब्रेशन हो, इसके अंदर एक तरफ की डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो, तो वो एसिमेट्रिकल होगा, तो वो आपका IR एक्टिव होगा। एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन अगर मिलेगी मॉलिक्यूल के अंदर, एसिमेट्रिकल, सिमेट्री नहीं आनी चाहिए, क्योंकि IR एक्टिव कौन से होते हैं? जिनके अंदर हमारा ट्रांजिएंट डाइपोल मोमेंट होता है। IR एक्टिव मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जिनमें ट्रांजिएंट डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब सडन डाइपोल मोमेंट आए, परमानेंट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सडन डाइपोल मोमेंट आना चाहिए। तो इसके अंदर सडन डाइपोल मोमेंट आएगा, जब एक तरफ डायरेक्शन में जाएंगे वाइब्रेशंस, तो आपका ये IR एक्टिव हो जाता है। और जो सिमेट्रिकल वाइब्रेशंस होती है, वो रमन एक्टिव होती है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। बाकी इसको हम डिटेल में फिर कभी पढ़ेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहां ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही आप इसका क्या कर सकते हो? ऐसे ही आप इसका, जब आपको वाइब्रेशन ना कंसीडर करके चलना हो, तो 3 और 3 ये निकल के आएगा, वो भी आप कर लोगे केस। ठीक है, वो खुद कर लेना, एक्सक्लूड वाइब्रेशनल वाला, एक्सक्लूड वाइब्रेशनल खुद कर लेना। हम चलते हैं आगे। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी है, तो एक ये क्वेश्चन बताइए, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ये क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करिए। NH3 का पूरा बता दो कितने IR होंगे। अरे उसमें देख लेना ना, वाइब्रेशन कंसीडर करना है, उसके बाद मैं डिटेल में उसको क्या बताने बैठूं, उसको फिर कभी हम देखेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ा जाता है उसको। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर उसको देखना है NH3 को कंसीडर करके कि कितने उसकी ट्रांजिशन, आपको 6 की 6 वाइब्रेशन बनाकर देखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी पॉसिबल है, कैसी, फिर उसमें आपको एसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल देखना पड़ेगा। ठीक है, उसको मैं आपको फिर कभी बताऊंगा आराम से। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें बताओ, इनमें से कौन सा हीट कैपेसिटी का ऑर्डर सही है? जल्दी से बताइए, इनमें से कौन सा हीट कैपेसिटी का ऑर्डर सही है? H2O की ज्यादा होगी CO2 से, CO2 की ज्यादा होगी, क्या होगा? H2SO2 CO2। आप देखते ही कमेंट कर सकते हो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
जरा सा एक बार समझने देख दिमाग लगाने की जरूरत है, आप कमेंट कर पाओगे। जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ मुझे, क्या लगता है आपको क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में। जल्दी से बताओ। देखो तीनों के अंदर तीन 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 मॉलिक्यूल्स है, तीनों के अंदर आपके तीन 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 मॉलिक्यूल्स है, तो तीनों के अंदर कंट्रीब्यूशन कुछ सेम सा हो सकता है, बस आपको लीनियर नॉन लीनियर में फर्क मिलेगा, लीनियर नॉन लीनियर के अंदर फर्क मिलेगा, वो देखना है बस। लीनियर नॉन लीनियर के अंदर फर्क मिलेगा, वो देखना है। ए बी, बाकी लोग भी बता दो फिर, बाकी लोग भी बता दो क्या लगता है आपको। सी आया है जवाब। अरे डी बच गया, वो भी बता दो। डी बच गया, वो भी बता दो। उस पर क्यों कंजूसी है, वो भी बता दो। सी बच गया, डी बच गया, वो भी बता दो। अरे इधर देखो, सिंपल है यार, क्या ही कर रहे हो तुम लोग, तो मतलब हद हो गई। H2O कैसी होती है शेप? नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। टोटल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे? H2O हो, SO2 हो, CO2 हो, टोटल इन तीनों के अंदर 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। टोटल तो 9 ही होंगे इन तीनों के अंदर, है ना? टोटल तो 9 ही होंगे, तीन 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 तीन, टोटल 9 होंगे। ठीक है, तो ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, 3 ट्रांसलेशनल में, 3 रोटेशनल में, बाकी 6 वाइब्रेशन में। ये भी कैसा है? SO2। ये भी आपका SO2 तो ऐसा ही होता है, पिरामिडल। SO2 भी तो ऐसा होता है, पिरामिडल। इसके भी 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, 3 वाइब्रेशनल। CO2 लीनियर होता है, क्या ही कर रहे हो। तो इसका क्या होगा? 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 2 रोटेशनल में जाएंगे, राइट। लेकिन यहां पर आपको जो केस कंसीडर करके चलना है, केस कंसीडर करके चलना है। देखो हम कह दे अगर वाइब्रेशन कंसीडर करके चलो, वाइब्रेशन कंसीडर करके चलेंगे तो यहां पे इसकी 4 वाइब्रेशन में आएगा, 4 वाइब्रेशन में आएगा। CO2 का सबसे ज्यादा होना चाहिए और इन दोनों का बराबर होना चाहिए। ऐसा कोई केस है? ऐसा कोई केस है जिसमें CO2 का सबसे ज्यादा हो? सिर्फ D केस है, लेकिन H2O की उसमें ज्यादा है, लेकिन H2O और SO2 की तो बराबर होगी, नहीं हो सकता। तो हम वाइब्रेशन को कंसीडर कर नहीं चलेंगे, वाइब्रेशन को हम कंसीडर कर नहीं चलेंगे, वाइब्रेशन को हम कंसीडर कर नहीं चलेंगे। ठीक है, हाँ, तो वाइब्रेशन को हम कंसीडर कर नहीं चलेंगे। और अगर वाइब्रेशन को कंसीडर कर नहीं चलेंगे, वाइब्रेशन को कंसीडर कर नहीं चलेंगे, तो आपका 3 ट्रांसलेशन इसमें ज्यादा होगा, उसमें कम होगा, उसमें कम होगा, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि आंसर आपका वाइब्रेशन को कंसीडर कर है या नहीं है। वाइब्रेशन को कंसीडर करते हो तो CO2 की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन H2 SO2 की बराबर होनी चाहिए थी, है ना। H2O और SO2 की बराबर होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों के अंदर 3 वाइब्रेशन आते, दोनों के अंदर 3 वाइब्रेशन आते, तो H2O और SO2 की तो बराबर होनी चाहिए थी, वो तो दे ही नहीं रखी। H2 और SO2 की तो H2O की ग्रेटर देन दे रखी है SO2 से, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो सी ऑप्शन होगा, वाइब्रेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। Which of the following having heat capacity as 25 जूल पर केल्विन पर मोल? वो आपको देखना रहेगा, वो आपको देखना होगा कि वाइब्रेशन को कंसीडर करना है या नहीं करना है, वो आपको देखना होगा वाइब्रेशन को कंसीडर करना है या नहीं करना है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे एक एक बच्चे से कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, CO2 का ज्यादा कैसे? अगर वाइब्रेशन कंसीडर करोगे तो 4 RT होता है उसका कंट्रीब्यूशन, वाइब्रेशन कंसीडर करोगे तो 4 RT होगा उसका कंट्रीब्यूशन, तो उसकी ज्यादा होगी। लेकिन अगर वाइब्रेशन कंसीडर नहीं करोगे तो CO2 की सबसे कम होगी, जो हमारा सी ऑप्शन था कि H2 और SO2 की बराबर मिलेगी और ज्यादा मिलेगी CO2 से। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है वाइब्रेशन। अगर आपका हाई टेम्परेचर है तो वाइब्रेशन को कंसीडर कर लेना, अगर टेम्परेचर हाई नहीं दे रखा, हाई नहीं दे रखा तो मत करना। और जनरली अगर कुछ मेंशन ना करके दे तो मत करना, अगर कुछ मेंशन ना कर दे, हाई लो कुछ ना बोले तो भी मत करना, लेकिन कर देख लेना, कई बार आंसर वो वाइब्रेशन को कंसीडर कर भी हो सकते हैं या नहीं करके भी हो सकते हैं, तो आपको दोनों केसेस चेक कर लो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट निकाल लो, मुझे इसका आंसर बताना, इनमें से किसकी हीट कैपेसिटी 25 जूल पर केल्विन पर मोल होगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, थोड़ा सा काम है तो आज का लेक्चर 1 घंटे का ही रखना पड़ा। ठीक है, इजी टॉपिक था इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। कॉन्टेस्ट आज का और कल का हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक साथ उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उनको मैं एक साथ ले लूंगा, एक साथ सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, मजे से मजा आ जाएगा पढ़ते हुए, आप लोग आंसर बताओगे, है ना, बहुत बढ़िया आएगा। ठीक है, तो चलिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, इसको पढ़ लेना अच्छे से।
कॉन्सेप्ट मैंने सारा बता दिया, सारी चीज समझा दी, कहां कैसे क्या क्या होता है, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। कॉन्टेस्ट दे लेना, खूब क्वेश्चन दे रखे उसके अंदर, आपका काम हो जाएगा, रिवाइज हो जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसको सॉल्व करना, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय, बाय बाय। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम टुडे। संयम सिक्का, MSc केमिस्ट्री फ्रॉम IIT Roorkee, CSR JRF Gate qualified right now from IFAS. Goodbye guys.